राजस्थान की कृषि और राजस्थान की कृषि को लेकर के हमने एक पहला पार्ट बनाया है, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से है ना वो फसलों की उन्नत किस्में, उनकी क्वालिटीज़। दूसरा पार्ट जो हमने इसके अंदर लिया था, और वो भी हमने इन फसलों को लेकर के लिया था। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी उद्योग को, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर जो है वो एक प्रकार का उद्योग है। आज के वर्तमान युग के अंदर हम इसे एक उद्योग के नाम से ही जान सकते हैं, क्योंकि इन कृषि के गतिविधियों के अंदर लेबर भी लगती है, मशीनरी भी लगती है, समय भी लगता है, और उसके बाद प्रोडक्शन जो मिलना है वह कम मिले। तो ये जो एक प्रकार का जो उद्योग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देश के आज़ाद होने के बाद हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा भूखमरी रही है, क्योंकि अन्न को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। और उसमें हमारा राजस्थान जो है वो अछूता नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है। फिर भी हमारा जो राजस्थान है, जब भारत की महत्वपूर्ण योजना जो कि पंचवर्षीय योजना चली, जिसमें हरित क्रांति का जब विकास हुआ, उस हरित क्रांति को लेकर के प्रत्येक राज्य के सरकारों ने अपने अपने संस्थाओं को डेवलप किया, एनजीओस को डेवलप किया, और इस कृषि जैसे व्यवसाय को, कृषि जैसे उद्योग को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि आज के वर्तमान काल के अंदर हम जो कृषि का स्वरूप देख रहे हैं वो वास्तव में सरकार के सहयोग के साथ साथ संस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम जानते हैं कि आज की जो कृषि है वह आम इंसान के लिए बिना सहयोग के वह पूर्णता नहीं ला पाती, वह उत्पादन नहीं ला पाती। तो देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर जब कृषि का विकास हुआ तो हमारे भारत का पहला ऐसा राज्य है राजस्थान, जो कि विश्व बैंक के सहयोग से कृषि को विकसित किया, विश्व बैंक के सहयोग से विकसित किया। तो इसमें जो हमारी जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे। कृषि विकास हेतु प्रयासरत संस्थाओं को हम एक प्रकार से एनजीओज भी कह सकते हैं, एक प्रकार से कोऑपरेटिव सेक्टर भी कह सकते हैं, सहकारी समितियां भी कह सकते हैं, जिसमें लोगों के विचारों, उन अधिकारियों के कार्यों का व सरकार का सहयोग, तीनों के सहयोग के द्वारा विकसित होने वाली एक संस्था डेवलप हुई, जो कि हम कह सकते हैं कि ये जो संस्था है वो क्या क्या काम कर पाई है हमारे राजस्थान के अंदर। तो हम सबसे पहली संस्था को देखते हैं, राजस्थान राज्य भंडारण निगम, जिसे राजफेड भी हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर। राजस्थान राज्य भंडारण निगम के बारे में अगर हम देखें तो इस निगम की स्थापना 30 सितंबर 1957 को की गई। इस निगम का मुख्य जो उद्देश्य था वह यह था कि जितने भी कृषि से होने वाला उत्पादन है उसको रिजर्व कैसे रखा जाए, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि उत्पादन तो हरित क्रांति को लेकर के शुरू हो चुका था हमारे भारत में और राजस्थान स्तर पर, लेकिन बहुत सारे कीट थे, बहुत सारे ऐसे जीवाणु थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये अनाज खराब होता हुआ जा रहा था। तो इस संस्था ने हर जगह पर जहां जहां पर भी जिस अनाज के उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है वहां पर इन्होंने लोगों को जागृत किया, कोऑपरेटिव्स बनाए, समितियां बनाई, और जितना भी बीज जो तैयार हो रहा था, जितना भी यानी कि अनाज पैदा हो रहा था, उसके लिए गोदामों का निर्माण किया। क्या किया? गोदामों का निर्माण किया। और आप देखते होंगे कि अभी हमारे जितने भी राशन डीलर्स जहां से है ना वो गेहूं लेकर के आते हैं, और वो जो गेहूं के भंडारण बने पड़े हुए हैं, वो सब हमारे राजस्थान राज्य भंडारण निगम के द्वारा तैयार किया गया है। आप कभी बांसवाड़ा जाके देखें
या आप इन संस्थाओं में जाके तो वहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए, इसको हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं। ये वेयर हाउस बड़े हुए, जिसमें हजारों क्विंटल माल सुरक्षित रह सकता है। अब इसका नया रूप भी हमारे वर्तमान क्षेत्र में आ गया है, वर्तमान में अब इसका नया रूप आ गया है, और ये अभी हमारे कोऑपरेटिव के आधार पर, लोगों के सहयोग के आधार पर सरकार उनको 90% सब्सिडी देकर के बड़े बड़े वेयर हाउस का निर्माण करवा रही है। पहले क्या था कि बीजों को लेकर के ही था, अभी हमारे जो वेयर हाउस बन रहे हैं वो व्हील भी हैं, बीज भी हैं, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, जिसको हम शीत भंडार गृह कहते हैं, शीत भंडार गृह कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कोल्ड हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड हाउस। और ये भी वर्तमान रूप है, वर्तमान कोल्ड हाउस का रूप है। लेकिन जो पुराने समय में, उस समय में जब कोल्ड हाउस के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ उस बीज को बचाना है, उसको सेव करना है, जो ज्यादा उत्पादन हो रहा है उसको स्टॉक करना है, उसको लेकर के इस राजस्थान राज्य भंडार निगम ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और उसका जो उद्देश्य था, गोदाम व भंडार गृह की स्थापना करना, ये इसका मेन उद्देश्य था, क्योंकि उत्पादन शुरू हो चुका था। और वो जो उत्पादन जो हो रहा था इस समय के अंदर, 1957 के अंदर जो उत्पादन हो रहा था, वह उत्पादन उतनी उचित मात्रा में तो नहीं था, लेकिन बीज जो था वो हमेशा खराब होता रहता था, हमेशा खराब होता रहता था। जैसे आज अपन देखते हैं कि बरसात के समय हमारा बहुत ज्यादा बरसात हो गई, एग्जाम्पल के रूप में, जब बहुत ज्यादा बरसात हो जाती, इसको स्टॉक करने का उस जमाने में कोई था नहीं। जमीन तो आज भी वही है, जमीन तो आज भी वही है। उसके बाद में लोग भी उस समय के जैसे थे वैसे भी आज भी है, लेकिन उस समय भुखमरी थी। उसका कारण क्या था कि उस पानी को स्टोरेज करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए थे। आज देखिए आप, बड़े बड़े डैम्स बन गए हैं, बड़ी बड़ी नहरें बन गई हैं, उस पानी को स्टॉक किया जा रहा है और उसको किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। बस वही स्थिति थी कि यहाँ पर अनाज तो पैदा हो रहा था, लेकिन छोटी मोटी कीटाणुओं के द्वारा, चूहों के द्वारा, उसके बाद में कभी कभी ओलावृष्टि हो जाती, कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती, तो उसको जो सेव करने का जो तरीका था वो एक प्राकृतिक तरीका ही बना हुआ था, जिसकी वजह से वो अनाज खराब हो जाता। तो उस अनाज को सेव करना उन्होंने पहला काम शुरू किया। अपन देखते हैं कि किसी भी चीज को हम जब तैयार करते हैं, उसके पहले अपन सोचते हैं कि ये बिगड़ेगा तो ठीक कैसे करेंगे। बस वही स्थिति यहाँ पर खड़ी हुई। तो 1957 के अंदर है ये भंडार का स्थापना कर दी इन्होंने, सेव करने का काम किया। उसके बाद में उसी 1957 के अंदर ही एक दूसरी क्रांति डेवलप हो गई, और दूसरा है ना संस्था संघ हो गई, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड की स्थापना होगी। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, राजस्थान राज्य सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव, और क्रय विक्रय यानी कि खरीदना और बेचना। यानी कि इन्होंने क्या किया कि ये जो संघ है, इसने जिला स्तर पे काम नहीं किया, उसने क्या किया, गांव स्तर पे काम किया। और गांव वाला जो स्तर था उसे हम प्राथमिक स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्तर। तो इन्होंने क्या किया कि जहां पर जो भी उत्पादन हुआ, अब वो गांवों में तो इतना भंडारण कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस भंडारण को लेकर के हमको जिला स्तर के वायर हाउस में लेके जाना था। तो इन्होंने क्या किया कि किसानों से अनाज को खरीदने का काम शुरू कर दिया उचित मूल्य पे, यानी कि अच्छा मूल्य दे करके, ताकि लोगों की जो खाने की आवश्यकता है उतना अनाज रखे, बाकी सब इन्होंने सरकार को, इस संघ को दे दे। तो इन्होंने क्या किया कि उन किसानों से खरीदने का काम शुरू कर दिया गांवों से। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर जो होता है वो हमेशा गांव होता है। कौन सा होता है? गांव। तो इन गांव के किसानों से खरीदना शुरू किया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि हो सकता है वहां पर है ना, वो जब अत्यधिक माल मिल गया है, अब वहां पे लोगों के खाने की कमी आ रही है, तो इन्होंने वापस उन्हीं लोगों को गांवों के अंदर अनाज देने का काम भी किया, खरीदने का भी काम किया, रिटर्न देने का भी काम किया। अब देखो, जो खरीद रहा है और वापस रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब उसके पास में, उसको अनाज को सेव करने का उसके पास में कुछ साधन है। जैसे आज अगर मैं इस गांव से मान लो 500 क्विंटल गेहूं खरीदूं, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि मैं 500 क्विंटल गेहूं रखूंगा कहाँ, खुले में तो रख नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो प्राथमिक स्तर पर जो अनाज खरीदा, उस अनाज को इस निगम के साथ में टाइप कर लिया। क्या कर लिया? टाइप कर लिया कि भाई हम आपको थोड़ा सा, हमको आपका गोदाम दे दो ताकि हम लोगों से खरीद सकें, क्योंकि ये जो लोग थे वो गांवों तक नहीं आ पा रहे थे। तो इसके लिए, गांवों के काम करने के लिए सहकारी क्रय विक्रय संघ की स्थापना हो गई। जैसे ये स्थापना हुई, अब यहां पे समस्या खड़ी हुई कि भाई
भंडारण होने अच्छा लग गया, किसानों को है ना वो अनाज देने का और लेने का काम भी परफेक्ट होने लग गया। अब ये बात समस्या आई कि भाई खेती का सामान जो है वो खेती के बीज ले रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये हो रही थी कि जिस समय गेहूँ का उत्पादन हो रहा था, जिस समय धान का उत्पादन हो रहा था या जिस समय कोई और चीज़ का उत्पादन हो रहा था, तो उस उत्पादन को लेकर के जब उसकी पूरी सफाई प्रोसेसिंग आ रही थी, तो उनके पास मशीनें नहीं थी। हमारे पुराने लोग कहते हैं कि हम गेहूँ काटने के बाद में 2-2 महीने तक बैलों को चलाते चलाते रहते थे गेहूँ को। उस बैलों के द्वारा मचलते रहते थे और फिर पूरी गर्मी निकल जाती थी और बरसात आती तब तक भी हम गेहूँ को पूरी तरह से निकाल करके अपने भंडार के अंदर नहीं रख पाते थे। तो ह इस स्थिति को जानते हुए एक और स्तर डेवलप हुआ राजस्थान कृषि उद्योग निगम। इसने क्या किया? इसने ये किया कि ऐसे क्रिएटिव माइंड के जो लोग थे, जो खेती के सामान को बनाना जानते थे, उनको सरकार ने प्रमोट करना शुरू किया और संघ के अंदर मिलाना शुरू किया ताकि कृषि के संबंधित जो भी औजार बन रहे हैं, जो भी है ना वो मशीनरी बन रही है, उन मशीनरी को क्या किया इन्होंने? किसानों तक बढ़ाने के लिए, किसानों तक भेजने का काम शुरू कर दिया। आपने कुछ सालों पहले देखा होगा कि बैलों से चलने वाले हल भी सरकार ने देने शुरू कर दिए थे, बीज को बोने वाले भी देने शुरू कर दिए थे। उसके बाद क्या किया कि आज से 20 साल पहले जब पहली बार थ्रेसर आया था, तो लाइट का थ्रेसर आया था, तो वो भी सरकार ने गिफ्ट करना शुरू कर दिया। आज तो उस थ्रेसर की तो बेहतरीन वैरायटी हमारे सामने आ गई, लेकिन फर्स्ट वैरायटी जो थी, वो लाने के लिए, उसको है ना वो गाँवों तक पहुँचाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि 93-4 की बात है, 93-4 की। उस समय पहली बार है ना वो जोधपुर साइड से है ना वो मेसी ट्रैक्टर लेके लोग आए थे और जब लेके आए थे तो जब वो ट्रैक्टर में हाँकने के लिए जो किसी को बुलाते थे तो कहते ना, 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 हमको ये हँकाना नहीं है क्योंकि इसमें इतनी-इतनी जगह रह जाती है, हमारा तो बैल ही अच्छा है। यानी उनकी मानसिकता अलग थी और आज देखो, आज बैल निकल गए, आज सिर्फ ट्रैक्टर से समय बचाना। लेकिन उस समय क्या था उनको इतना पता था नहीं कि किस तरह से हाँकेगा, क्या करेगा, इसलिए वो विश्वास नहीं करते थे ट्रैक्टर के ऊपर। नहीं, वो तो हम तो हमारे करेंगे क्योंकि 1-2 बार किसी लोगों ने हँकवाया होगा तो कहा यार बीच में तो इतनी-इतनी जगह रह जाती है। इतनी-इतनी जगह रहना हमने गुद बैलों से तो नज़दीक-नज़दीक हो गए। तो उन लोगों को उस मानसिकता को दूर करने के लिए भी इस निगम ने अपना काम किया और गाँव तक इस कृषि के संबंध में जो भी सामान था वो पहुंचाया और लोगों को कृषि विभाग के सहयोग के द्वारा मदद करवाई। नेक्स्ट आया कि 1957 से लेकर के तो भंडारगृह बन गए पहले, फिर क्या हो गया कि खरीदना पड़ने का काम पूरा हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि शाहजहां उद्योग को विकसित कर दिया, अच्छा मशीनरी को कर लिया। अब यहाँ पर एक और सामने खड़ी हुई कि भाई ये सब कुछ तो है, लेकिन ये जो पुराना ही पुराना बीज चल रहा है और लोगों की संख्या ज़्यादा है, अब इसको खाने के लिए इसको नया वेरीफाई किया जाए। क्या किया जाए? वेरीफाई किया जाए। तो ये वेरीफाई करने के लिए, उस बीज को और अच्छा डेवलप करने के लिए, अच्छा उत्पादन और लाने के लिए, क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा हो तो उसमें एक लिखा हुआ है वक्तव्य और ये कहा गया कि सन 1935 तक हमारे भारत की जो सरकार थी, वहाँ के यहाँ के जो लोग थे वो भूखमरी और बीमारियों से मर रहे थे। क्या कर रहे थे? बीमारियों से मर रहे थे। लेकिन 1950 के बाद उस बीमारी के ऊपर ऐसे टीके आ गए, ऐसे टीके आ गए जिसकी वजह से मृत्यु दर कम होने लगी। क्या होने लगी? मृत्यु दर कम होने लगी और उस समय का आंकड़ा कह रहा है कि सन 1985 आते-आते भारत की जो वर्तमान जो जनसंख्या है वो 3 गुनी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 3 गुनी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि मृत्यु दर समाप्त हो जाएगी। मृत्यु दर आज है ना बहुत इक्का-दुक्का कोई डिलीवरी केस में कोई बच्चा एक्सपायर होता है या पहले क्या था लकवा को लेकर के, हैजे को लेकर के, दूसरी और चीज़ों को लेकर के, क्योंकि दवाइयाँ नहीं थी तो मृत्यु दर बढ़ी हुई थी और यही कारण है कि उस समय के लोग जो थे वो 2-2, 4-4, 5-5 अपने जनरेशन के बच्चे रखते थे कि उनको भरोसा नहीं होता था कि कब सब सुलट जाए, सब सुलट जाए। तो इसको लेकर के सरकार की जो नीति थी उसके अंदर देख लिया उन्होंने कि भाई 1985 तक आते-आते जो भारत की जो जनसंख्या वो तिगुनी हो जाएगी, तो हमें कहीं न कहीं बीज को डेवलप करना पड़ेगा, उसकी वैरायटी में चेंजिंग लानी पड़ेगी। तो ये लेकर के राजस्थान राज्य बीज निगम ने विश्व बैंक के सहयोग से क्या किया? विश्व बैंक के सहयोग से भारत के अंदर
कार्य करना शुरू किया और राजस्थान के अंदर भी काम करना शुरू किया और राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना हुई। और इसने क्या किया, बीज और उत्पादन, क्या बीज वहां से मंगवाए, उसको वेरीफाई किया, वेरीफाई करके फिर अपने क्षेत्र के अंदर उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में जो हाइब्रिड बीज जो रेडी हुआ उसको गांव तक पहुंचाया। यानी कि इसने क्या किया, बीज का उत्पादन किया पहले। तो आज भी क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने फार्म हाउस से पहले बीज को तैयार करती है, तैयार करके फिर एक दो खेतों को वो गाँवों को गोद लेती है, वहां से उस बीज को जबरदस्त प्रोडक्शन लेती है, फिर उसकी वापस पैकिंग होती है और फिर किसानों के पास में वो बीज पहुंचता है। तो इन्होंने क्या किया कि बीज का उत्पादन भी किया और विपणन भी किया, यानी कि मार्केट में देने का काम भी शुरू किया। और इतना सारा पैसा, इतनी सारी टेक्नोलॉजी के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं था, तो उसने क्या, विश्व बैंक के सहयोग के द्वारा, विश्व बैंक के सहयोग के द्वारा ये डेवलप कर दिया। जब हाइब्रिड जबरदस्त आ गया, जब हाइब्रिड है ना वो बीज मार्केट में आना शुरू हो गया, यानी कि जो 1 क्विंटल गेहूं पैदा हो रहा है वहां पे 2-2 क्विंटल पैदा होने लग गया। जहां पर है ना वो एकदम घटिया किस्म का कपास था, वो हाइब्रिड वेराइटी की कपास डेवलप होकर अच्छा कपड़े बनने के लिए ऊन मिलना शुरू हो गया। जब ये स्थिति सामने आई तो उन्होंने फिर क्या किया कि भाई ये स्थिति आ रही है तो 1-2 साल के अंदर वापस उसका प्रोडक्शन डाउन होने लगा। क्या होने लगा, वापस डाउन होने लगा। तो डाउन होने के लिए फिर अब क्या किया जाए, तब हमारे यहाँ पर भारत स्तर पर 2 प्रकार के उद्योग डेवलप हुए, यानी कि खाद को बनाने के लिए, खाद को बनाने के लिए। और ये आरपीएससी ने इन तमाम पॉइंटों पे क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इफ्को नाम की एक संस्था खोली जो कि कोऑपरेटिव संस्था है। इफ्को ने उर्वरक खाद, स्पेशल बेस्ट वेराइटी का खाद बनाने का कारखाना शुरू किया। पहला कारखाना कहाँ खोला, गुजरात के कलोल में, और दूसरा कारखाना खोला कांडला में। कहाँ पे, गुजरात के अंदर। और उसके बाद दूसरा उन्होंने खोला उत्तर प्रदेश के फूलपुर में व ओंडला में। ये दोनों पर सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड एंड रीड के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं 2018 के अंदर। इन दोनों पे कंफ्यूजन 99% लड़के होते हैं इस इफ्को को लेकर के और कर्बोको को लेकर के। तो ये जो इफ्को है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब एक बात बताओ, ये जो इफ्को वाला जो है आप कहीं देख रहे हैं, तो ये अपने गांव में कहाँ इसका यूज हो रहा है अभी, क्या बता सकता है? अपने गांव में ये इफ्को वाला मीटर कहाँ रेडी हो रहा है अभी? हाँ, हमारा राशन की जो दुकान है ना, उसके आगे तुम जाके देखो, वहां पर लिखा इफ्को प्राइवेट लिमिटेड, इफ्को सहकारी लिमिटेड। वहीं पर ही डीएपी आ रहा है, वहीं पर ही यूरिया आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इफ्को क्या है, कोऑपरेटिव है। क्या है? समिति है। और उसने क्या किया, गांव गांव स्तर के पर जहां पर भी राशन की दुकानें थी उसको अपने हायर कर लिया और वहां पर भी समितियां बना दी, समितियां बना दी। लोगों को वहां पर है ना वो जोड़ दिया, लोन देने का काम शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों को है ना खाद भी देने का काम, पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, आपका एक खाता है यहाँ पर, ले जाओ खाद। तो ये काम इफ्को ने किया, बेस्ट वेराइटी का खाद गांव के अंदर किसानों तक पहुंचाने के लिए। तो क्या आ गया, गुजरात के कलोल व कांडला और उत्तर प्रदेश के फूलपुर व ओंडला। जब जैसे ये काम शुरू हुआ, जैसे ये यूरिया है ना लोगों के पास आने लगा, लोगों के अंदर बहुत अच्छा उत्पादन आने लगा। जब उत्पादन आने लगा तो बेचारे ये जो बीज निगम जो था उससे भी अच्छा बीज किसान पैदा करने लग गए, अच्छा बीज किसान पैदा करने लगे। तो उस किसानों के बीज को प्रमाणीकरण करने के लिए, किसानों के बीज को प्रमाणीकरण करने के लिए राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण निगम स्थापना होगी। क्या होगी? राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण निगम की स्थापना हो गई। तो आज भी हम जब भी है ना अपने सामान को या अपने बीज को जब है ना अनाज को बेचने के लिए जाते हैं तो किसान की प्रमाणीकरण कर लेते हैं, ये एकदम बेस्ट वैरायटी का बीज है ये। अब हमको इस बीज निगम के पास जाने की जरूरत नहीं है, प्रमाणीकरण जो संस्था बनी हुई है वो उसको प्रमाणीकरण कर देती है। यानी देखिए, हाइब्रिड बीज निगम ने डेवलप किया। इस हाइब्रिड से जो बीज उत्पन्न हुआ उसमें कुछ ऐसे होशियार किसान थे जिन्होंने उस बीज से भी अच्छा बीज बना दिया, क्वालिटी वाला बीज। तो प्रमाणीकरण का काम राजस्थान राज्य बीज निगम प्रमाणीकरण लिमिटेड ने कर दिया। और कब हुआ?
इस इफको के खाद आने पर, इफको के खाद आने पर। और जैसे इफको ने ये काम करना शुरू किया, अब हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तो इनके द्वारा जो भी खाद बीज था वो इतना सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो एक नई इकाई की स्थापना हुई, और नई जो इकाई थी वो थी क्रबको। कौन सी थी? क्रबो। और ये जो क्रबो की थी वह भी डीएपी और यूरिया दोनों बनाने का काम करती थी। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था क्रबको का? कि किसानों को ज्ञानवर्धक उर्वरक की उपयोगिता के बारे में बताना, दूसरा कृषि के अंदर होने वाली समस्याओं का निराकरण भी करना। दोनों काम हो गए। यहां पर ये निराकरण नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? यूरिया डीएपी दे रहा है। यहां पर इसने क्या कर दिया? यूरिया और डीएपी तो देना ही है इसको अपनी कंपनी का, लेकिन साथ साथ में किसानों को जागृत भी करते हुए कृषि में होने वाली समस्याओं का निराकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? निराकरण कर रहा है। तो क्रबको जो है उसने हमारे भारत के अंदर 3 जगह अपने संयंत्र की स्थापना की। गुजरात के अंदर हजीरा, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और महाराष्ट्र में लांजा। ये 3 इकाइयां इस क्रबको ने स्थापित कर दी। तो ये हमेशा मिलान को लेकर के आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इफको है वो कलोल और कांडला है, और क्रबको जो है वो सिर्फ हजीरा है गुजरात का। और यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात और उत्तर प्रदेश में ही इफको ने काम किया है, और यहाँ पर उसने गुजरात भी किया है, उत्तर प्रदेश भी किया है और महाराष्ट्र किया है। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, यहाँ पे फूलपुर व ओंडला में, यानी कि उत्तर प्रदेश में 2 जगह है इसका, यहाँ पर एक ही जगह है, और यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है। और इसने महाराष्ट्र में कोई काम नहीं किया, लेकिन इसने महाराष्ट्र के अंदर भी अपनी इकाई संयंत्र स्थापित कर दिया। इस तरह से ये हमारे राजस्थान का कृषि के विकास के अंदर ये संस्था है, ये एनजीओस, ये कोऑपरेटिव डेवलप होती गई। और जैसे ये डेवलप होती गई, उसके बाद स्पिनिंग बोर्ड का निर्माण हुआ राजस्थान सरकार की ओर से। स्पिनिंग बोर्ड ने क्या किया कि हर एक जिला स्तर पर कृषकों के द्वारा समिति का गठन कर दिया, उनके माल को खरीदने लेने को लेकर के कार्य करना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? बड़ी बड़ी मंडियों का विकास कर दिया, बड़ी बड़ी मंडियों का विकास कर दिया। और इस तरह से जैसे ये काम हुआ, तो दूसरी ओर से हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे भारत के अंदर तेल की समस्या को निपटने के लिए भी सरकार कार्य करती गई, और राजस्थान के अंदर तिलम संघ की भी स्थापना हो गई। तिलम संघ की स्थापना हुई सोयाबीन को लेकर के। और ये जो तिलम संघ था वो भी विश्व बैंक के सहयोग से हुआ, विश्व बैंक के सहयोग से हुआ। और इस तरह से हमारा राजस्थान जो है और हमारा जो भारत है वह धीरे धीरे इन संस्थाओं के माध्यम से, इन एनजीओस के, इन कॉर्पोरेट्स के माध्यम से कृषक को अपना ज्ञान, अपना नॉलेज, अपने है न वो तकनीकियाँ, अपने है न संसाधन कृषकों तक पहुँचाए। और धीरे धीरे हमारे भारत और राजस्थान स्तर में जो भूखमरी की जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करना शुरू कर दिया। अगर ये संस्थाएं नहीं होती तो शायद आज भी हमारे घर में 10 क्विंटल गेहूं तो होता, लेकिन सड़ता ही रहता। और लास्ट टाइम पे जब तक नया गेहूं उत्पादन होता तब तक, तो आज भी अपन देखते हैं हमारे घर के अंदर अगर किसी ड्रम में अपन ने गेहूं डाल रखा है ना, उसका सही ढंग से ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो पाउडर बन जाता है, ऑटोमेटिकली पाउडर बन जाता है। लेकिन जो मार्केट में जो गेहूं आ रहा है वो अभी तक पाउडर बना नहीं है। इसका मतलब ये कहाँ गया है? इन गोदामों में, इस कोल्ड हाउस के अंदर, इस कोल्ड हाउस के अंदर। तो उस चीज को बचाने से हमारे राजस्थान सरकार ने कार्य करना शुरू किया, बीजों तक आए और फिर यांत्रिक उपकरण तक पहुंचे, और उन उपकरण को भी किसानों तक पहुंचाया। और उन किसानों को फिर एक मत में लाने के लिए, एक जगह इकट्ठा करने के लिए राशन की जो दुकान है उसको कोऑपरेटिव इफको के द्वारा डेवलप करवाया गया, और वहां पर कृषकों का अकाउंट करवा करके खाद और बीज लीज के माध्यम से देना शुरू किया, और खुद का बीज प्रमाणीकरण का भी ऑप्शन खोल दिया, जिसके कारण आज हमारा जो कृषक है वो बहुत ही समृद्ध हो चुका है। तो इस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर है ना वो ये एनजीओस काम कर रही है, और इन्हीं एनजीओस के द्वारा हमारा जो राजस्थान है वो अभी धीरे धीरे
कृषि के हब की ओर जा रहा है। और इन्हीं की वजह से हमारे गोदाम्स, जिसे हम बोलते हैं अनाज मंडी, विकसित हुई है। तो राजस्थान में अनाज मंडी भी विकसित हुई, तेल की मंडियाँ भी विकसित हुई। उसके बाद में है ना वो औषधीय पौधों की भी मंडियाँ विकसित हुई। उसके बाद में हमारे है ना वो मिर्च मसालों की भी मंडियाँ विकसित हुई, फूलों की भी मंडियाँ विकसित हुई। उसके बाद में हमारे है ना वो फलों की भी मंडियाँ विकसित हुई, और उसका क्रय करना, विक्रय कर विपणन करना। और आज हमारा राजस्थान जो है वह विदेशों में भी अपने अनाज को, अपने फलों को निर्यात कर रहा है, निर्यात कर रहा है। आप बता सकते हैं हमारे राजस्थान का वो कौन सा सेंटर है जहाँ से विदेशों में हमारा अनाज और फल और सब्जियाँ निर्यात होती है? कौन सा सेंटर है? कौन से जिले से इसका वेयर हाउस बना हुआ? कहाँ से ये कौन सी सब्जी मंडी कहाँ की बनी हुई है जहाँ से विदेशों के अंदर माल पहुँचता है? हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो जयपुर के अंदर है ना वो इसकी निर्यात सब्जी मंडी बनी हुई है। और वो सब्जी मंडी बस्ती के अंदर, और ये कितनी बड़ी मंडी है मालूम है? पूरे बोरी से लेकर के परतापुर तक का एरिया, वो इतना बड़ा एरिया नहीं, 200 एकड़ के अंदर ये फैली हुई है। और प्रतिदिन कम से कम 400 ट्रक माल फौरन जाता है। 400 ट्रक माल पर डे फौरन रवाना होता है, ग्रेडिंग करके, ग्रेडिंग करके, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फूल हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कृषि के संबंध में जो एनजीओस हैं, जो संस्था हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो इसमें और भी ज़्यादा अपने प्रश्न को ला करके दें, ताकि मैं इसका उत्तर दे सकूं। और ये वीडियो जो है वो आपके एक एक अंक को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हो सकता है वो किस एग्ज़ाम में इस जगह से प्रश्न बने वह मैं नहीं जानता, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आरपीएससी क्वेश्चंस लेता ही लेता है। हमारे पुराने समय में देखते हैं तो हमारे इफको और कर्बो के ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, बीज भंडारण को लेकर के क्वेश्चन बना रखे हैं, कृषि उद्योग निगम को लेकर के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये नॉलेज आपके लिए अच्छा करियर बना करके जाएगा। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर इसी कृषि को लेकर के, जिसमें प्रत्येक जिले के अंदर कौन से फल और कौन सी फसल तैयार हो रही है उसके मैप के द्वारा हम इसको देखेंगे। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल, कंप्लीटली सक्सेस मैन।